Okay, hello everyone, welcome to class Azad, welcome to our channel and welcome to chemistry. Today we will discuss different MCQs about Boyle's law, which is very important, MDK point of view, eta point of view, Nast point of view, Pias point of view, NEAT point of view, T point of view, etc. So let me start. Boyle's law. सबसे पहले बॉयल्स लॉ बता दूं कि जी बॉयल्स लॉ क्या होता है। आप सबको मालूम है कि बॉयल्स लॉ जो है P इनवर्स टू V एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। तो सबसे पहले एमसीक्यूज कि जी बॉयल्स लॉ में कौन सा पैरामीटर्स ऑफ द गैस कांस्टेंट होता है। तो याद रखें दो पैरामीटर्स ऑफ द गैस कांस्टेंट होते हैं, एक टेम्परेचर और सेकंड मोल्स। सो यू कैन आल्सो राइट दैट P इज इक्वल टू K by V and PV will be equal to K. That means the product of the pressure and volume is always remains constant. यहाँ बेटा बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है, क्या ये जो कांस्टेंट है दैट इज K ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है या नहीं है। इट्स अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो आपने कहना है कि जी ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, इट्स नॉट अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। देखिए यूनिवर्सल कांस्टेंट वो होता है जो हर गैस के लिए हो, जो हर गैस के लिए सेम हो। ये हर गैस के लिए सेम नहीं है, इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, लेकिन अगर गैस सेम हो तब ही कांस्टेंट होता है। अगर आप गैस डिफरेंट करते हो तो फिर ये याद रखिए ये दोनों का प्रोडक्ट ज़रूरी नहीं है कांस्टेंट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कांस्टेंट है ये हर गैस का अपना अपना ही होता है। इसी वजह से हम इसको कह सकते हैं कि जी ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। हाँ, यूनिवर्सल कांस्टेंट अब नेक्स्ट हम देखेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा होगा PV इज इक्वल टू nRT। इसमें जो R कांस्टेंट है जी दैट इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये हर गैस के लिए सेम होता है, लेकिन हाँ ये कांस्टेंट यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, ये हर गैस के लिए सेम नहीं होता। सो बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको पता होना चाहिए कि जी ये कांस्टेंट यूनिवर्सल है या नहीं है। तो आपका जवाब होना चाहिए नो, इट्स नॉट अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। इसके अलावा बहुत बड़ा एमसीक्यूज आता है MDK में, ईटा में, कि जी ये जो K कांस्टेंट है क्या ये मासेस ऑफ द गैस, मास ऑफ द गैस डिपेंडेड है या डिपेंडेड नहीं है। तो आपका जवाब होना चाहिए जी ये K कांस्टेंट मास ऑफ द गैस डिपेंडेड है। बहुत बड़ा एमसीक्यूज आपको याद होना चाहिए, क्या ये साइज ऑफ द गैस डिपेंडेड है। तो आपका जवाब होना चाहिए जी ये साइज ऑफ द गैस डिपेंडेड है। क्या ये टेम्परेचर ऑफ द गैस डिपेंडेड है। तो आपका जवाब होना चाहिए जी ये टेम्परेचर ऑफ द गैस डिपेंडेड है। मुझे याद है 2011 में ईटा में ये एमसीक्यूज आया था कि जी K कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन, एक दिया था ऑप्शन नंबर 1 मास ऑफ द गैस, ऑप्शन नंबर 2 साइज ऑफ द गैस, ऑप्शन नंबर 3 टेम्परेचर ऑफ द गैस, ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर इसका ऑल ऑफ दीज है, क्योंकि ये कांस्टेंट यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, ये हर गैस का अपना होता है। तो इसी वजह से ये साइज पे भी डिपेंड करता है, मास पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। आपको पता है कि जी P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, लेकिन ये कब होगा अगर दोनों गैसेस सेम हो, जिनका मासेस सेम हो, जिनका साइज सेम हो, जिनका टेम्परेचर सेम हो, तभी ये P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 होता है। हाँ, अगर दोनों गैसेस का मास डिफरेंट हुआ, फिर आपसे कोई पूछी क्या P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, तो फिर ज़रूरी नहीं है कि इनका P1 V1 प्रोडक्ट P2 V2 प्रोडक्ट के बराबर हो, फिर बराबर नहीं भी हो सकता, या साइज डिफरेंट हो या टेम्परेचर्स डिफरेंट हो। तो 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बता दिए। पहला एमसीक्यूज कि जी कौन सा गैसेस पैरामीटर बॉयल्स लॉ में कांस्टेंट होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए दो गैसेस पैरामीटर याद रखें कांस्टेंट होते हैं, एक टेम्परेचर और सेकंड नंबर ऑफ मोल्स।
सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है, आपको आपके जहन में हो कि जी ये जो कांस्टेंट है दोनों का, प्रेशर एंड वॉल्यूम, दैट इज़ अ यूनिवर्सल कांस्टेंट है या नहीं है। इसका हाँ जवाब ये है कि जी ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है क्या ये मास पे डिपेंड कर रहा है, साइज पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड कर रहा है। तो आपका जवाब होना चाहिए ऑल ऑफ दीज। ये साइज ऑफ द गैस पे भी डिपेंड करता है, मास ऑफ द गैस, टेम्परेचर ऑफ द गैस पे भी डिपेंड करता है। वैसे भी आपको पता है कि टेम्परेचर इन बॉयल्स लॉ रिमेन्स कांस्टेंट, सो टेम्परेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड कर रहा है। तो मतलब है कि दोनों का प्रोडक्ट तब ही 1:1:2 के बराबर होगा अगर गैस के मासेस सेम हो, गैस का साइज सेम हो या गैस का टेम्परेचर सेम हो। इसके अलावा इस मैथमेटिकल फॉर्म्स को हम यूँ भी लिख सकते हैं, P इनवर्स टू V एंड PV इज इक्वल टू K। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि अगर हम दोनों साइड पे log ले ले, सो टेकन log बोथ साइड, तो फिर आपका बॉयल्स लॉ कैसा होगा, log P मल्टीप्लिकेशन किस में जाता है, प्लस में। याद रखिए log में मल्टीप्लिकेशन प्लस में जाता है। सो log P मल्टीप्लाई है तो आप कह सकते हैं प्लस log V दैट इज इक्वल टू log K। मैं लिख सकता हूं log P इज इक्वल टू log K माइनस log V, या मैं लिख सकता हूं log P इज इक्वल टू log K प्लस log 1/V, क्योंकि आपको लॉगरिथम में पता होना चाहिए कि अगर सपोज आपसे कोई पूछे कि log माइनस B इज इक्वल टू किसके बराबर है, तो आप लिख सकते हैं log माइनस B दैट इज इक्वल टू log 1/B। मतलब माइनस जो है ये प्लस में चला जाएगा, कब, अगर v को इन्वर्स किया जाए। सो log माइनस b इज इक्वल टू log 1/B। तो ये भी एक मैथमेटिकल फॉर्म है ऑफ द बॉयल्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, एमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू, ईटा पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है कि जी आपको 3 ऑप्शन दिए होते हैं, P इनवर्स टू V, सेकंड दिया होता है PV इज इक्वल टू K, तीसरा दिया होता है log P प्लस log V, log P प्लस log V दैट इज इक्वल टू log K। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है log P इज इक्वल टू log K माइनस log V। एक नेक्स्ट ऑप्शन दिया है log P, या सपोज यहां पे ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ दीज। तो कौन सा बॉयल्स लॉ के मुताबिक है, P इनवर्स टू V बॉयल्स के मुताबिक है, PV इज इक्वल टू K एक मैथमेटिकल फॉर्म बॉयल्स के मुताबिक है। जी ये भी बॉयल्स के मुताबिक है, बॉयल्स के मुताबिक है। सो विच वन ऑप्शन इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, ऑल ऑफ दीज होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, 4-5 डिफरेंट फॉर्म ऑफ द बॉयल्स लॉ दी होते हैं, पूछता है इनमें से कौन सा ठीक है, तो सारे अगर ठीक है तो आप ऑप्शन लिख दें ऑल ऑफ दीज। लेकिन ऑल ऑफ दीज आपको तब ही पता लग सकता है, मालूम हो सकता है कि अगर आपको डिफरेंट फॉर्म्स आते हो, डिफरेंट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द बॉयल्स लॉ अगर आपको पता हो कि बॉयल्स ऐसा भी लिखा जा सकता है, बॉयल्स को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, बॉयल्स को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, और इसके अलावा इस तरह भी लिख सकते हैं। बात समझ आ रही है ना सबको? अच्छा नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, ज़रा नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं कि और कौन से डिफरेंट एमसीक्यूज पॉसिबल है एमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से, ईटा पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसके अलावा नस पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन उससे पहले एक और मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द बॉयल्स लॉ भी मैं बता दूं कि अगर आप दोनों साइड का डिफरेंशियल इक्वेशंस ले ले, मैथ्स में पढ़ा होगा, इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। आप कहते हैं तो मैं साइड पे हल भी कर लेता हूं कि डल P डिवाइडेड बाय डल V, अगर हम इसका डिफरेंशियल ले लें इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, चूँकि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है बॉयल्स लॉ में, तो आप लिख सकते हैं डल P डिवाइडेड बाय डल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर दैट इज इक्वल टू माइनस K
डिवाइडेड बाई वी स्क्वेयर, दैट इज इक्वल टू माइनस के डिवाइडेड बाई वी स्क्वेयर। तो मतलब एक और मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द बॉयल्स लॉ आया, डल पी डिवाइडेड बाई डल वी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू माइनस के डिवाइडेड बाई वी स्क्वेयर। ये भी एक डिफरेंशियल फॉर्म्स है ऑफ द बॉयल्स लॉ, ये भी याद रखें। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जी बॉयल्स लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म में इक्वेशन कौन सा है, तो फिर ये इक्वेशन आपको याद हो, डल पी डिवाइडेड बाई डल वी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू माइनस के डिवाइडेड बाई वी स्क्वेयर। बात समझ आ रही है ना सबको? तो ये डिफरेंट एमसीक्यूज, एमडिकेट, ईटा, नस्ट, पियास, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि जी बॉयल्स लॉ क्या है और इसमें कौन कौन से एमसीक्यूज पॉसिबल है। इसके अलावा आप लोगों को अब मैं एक ट्रिक समझा रहा हूँ, लेकिन ये ट्रिक आप लोगों ने ज़रूर समझना है क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज आते हैं। इसके अलावा अगर आप तीसरे चैप्टर्स का एक्सरसाइज भी खोल दे तो एक्सरसाइज में भी बॉयल्स लॉ के मुताबिक मुख्तलिफ डेफिनेट एमसीक्यूज है। तो आप उन एमसीक्यूज को कैसे हल कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको मैं एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ, ये ट्रिक ज़रूर समझे। देखिए आपको पता है कि बॉयल्स जो है किसके दरमियान रिलेशन दे रहा है, पी वी के दरमियान इनवर्स रिलेशन दे रहा है। इनवर्स का क्या मतलब है? मतलब ये है कि अगर सपोज P आप जितना टाइम इंक्रीज करेंगे V उतना टाइम ही डिक्रीज होगा। वंस अगेन, ये जितना इंक्रीज होगा V उतना ही डिक्रीज होगा। फॉर एग्जाम्पल 2 टाइम इंक्रीज, 2 टाइम डिक्रीज, 8 टाइम इंक्रीज, 8 टाइम विल बी डिक्रीज, 10 टाइम इंक्रीज, 10 टाइम विल बी डिक्रीज, 20 टाइम इंक्रीज, 20 टाइम विल बी डिक्रीज। मतलब ये जितना इंक्रीज होगा ये उतना ही डिक्रीज होगा। इसी तरह अगर आप चार्ल्स लॉ में देखिए T डायरेक्टली टू V, इसका क्या मतलब है कि इनके बीच डायरेक्ट रिलेशन है। ये जितना इंक्रीज होगा ये भी उतना ही इंक्रीज होगा। 10 टाइम इंक्रीज, 10 टाइम इंक्रीज, 10 टाइम डिक्रीज, 10 टाइम डिक्रीज, मतलब जितना इंक्रीज उतना इंक्रीज, दैट इज टीवी, दैट इज चार्ल्स लॉ। जितना इंक्रीज उतना डिक्रीज, दैट इज पीवी, दैट इज बॉयल्स लॉ। तो एक में इनवर्स रिलेशन है और एक में डायरेक्ट रिलेशन है। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं, दैट इज IMD। इसका मतलब क्या है? IMD का मतलब है इंक्रीज, I means increase, M means multiplication and D means decrease। तो इसका मतलब है increase, multiplication, decrease। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो याद रखिए जितना टाइम इंक्रीज हो रहा है उतना टाइम आपने इंक्रीज को प्रेशर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो सारी बात है उतना वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो आपने उतना ही वॉल्यूम डिवाइड करना है। आई एम सॉरी, I का मतलब इंक्रीज है, M का मतलब मल्टीप्लिकेशन है और D का मतलब डिवीजन है। D का मतलब डिवीजन है, तकसीम को कहते हैं। मतलब अगर सपोज P इंक्रीज हो रहा है, जितना इंक्रीज हो रहा है उतना मल्टीप्लाई करना होगा और V को उतने पे डिवाइड करना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं कि जी प्रेशर 2 टाइम इंक्रीज हो रहा है, बताओ इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है, ये बात याद रखिए। इंक्रीज जब भी चीज होता है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिक्रीज जब भी कोई चीज होता है डिवाइड करना पड़ेगा। इंक्रीज में मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इंक्रीज मल्टीप्लाई, और डिक्रीज में डिवाइड करना पड़ता है। सपोज मैं कहता हूं कि 2 टाइम प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो सारी बात है वॉल्यूम उतना डिक्रीज होगा तो उसको उस पर डिवाइड कर ले, एक के साथ मल्टीप्लाई कर ले, सेकंड पे डिवाइड कर दे। क्योंकि हमेशा याद रहे कि इंक्रीज मल्टीप्लाई होता है, डिक्रीज डिवाइड होता है। 2 टाइम
इंक्रीज हो रहा है, सो 2p मल्टीप्लाई किया तो वॉल्यूम उतना ही डिक्रीज होगा, तो डिवाइड कर दिया। इसी तरह इधर अगर आप लोग देखें, सपोज टेम्परेचर 2 टाइम इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम भी 2 टाइम इंक्रीज होगा, तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, दैट इज कॉल्ड IMM, इंक्रीज मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन। मतलब अगर 2 टाइम इंक्रीज हो रहा है तो वो 2 टाइम भी इंक्रीज हो रहा है, तो 2 टाइम इंक्रीज 2 टाइम इंक्रीज, तो 2t डिवाइडेड 2t इज इक्वल टू tv। हाँ, अगर सपोज वो कहता है कि टेम्परेचर 2 टाइम डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज के लिए कौन सा इस्तेमाल करना पड़ता है? डिक्रीज के लिए डिवाइड। सो 2 टाइम डिक्रीज हो रहा है, चूंकि रिलेशन डायरेक्ट है तो वॉल्यूम भी 2 टाइम डिक्रीज ही होगा। तो याद रखिए, जिनके बीच डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी होती है, इंक्रीज के साथ दोनों मल्टीप्लाई करने पड़ते हैं और डिक्रीज के साथ दोनों डिवाइड करने पड़ते हैं। डिक्रीज डिवाइड डिवाइड, इंक्रीज मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। दोबारा एक दफा देखिए, चूंकि रिलेशन डायरेक्ट है, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, तो मैंने हाँ, एक जितना बढ़ेगा दूसरा भी उतना ही बढ़ेगा। सपोज मैंने कहा 2 टाइम बढ़ रहा है, सो मल्टीप्लाई, दूसरा भी 2 टाइम बढ़ेगा, सो मल्टीप्लाई। या मैं कह रहा हूं टेम्परेचर 2 टाइम डिक्रीज हो रहा है, सो डिवाइड, दूसरा भी 2 टाइम डिक्रीज ही होगा, सो डिवाइड। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी के लिए ये चीज याद रखें, इंक्रीज मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, डिक्रीज डिवाइड डिवाइड। और इनवर्स के लिए ये चीज याद रखें, इंक्रीज मल्टीप्लाई डिवाइड, एक जितना बढ़ेगा मल्टीप्लाई, दूसरा उतना ही कम होगा, सो डिवाइड। बात समझ आ रही है ना? तो कहने का मेरा मतलब है कि एक जितना बढ़ रहा है दूसरा उतना ही कम होगा, तो ये मल्टीप्लाई कर ले उतना और ये उस पर डिवाइड कर ले। इधर जो जितना बढ़ रहा है दूसरा भी उतना ही बढ़ रहा है, या जो जितना कम हो रहा है दूसरा भी उतना ही कम हो रहा है। तो IMM D ये चीज़ याद रखें, और यहाँ पे IMD का ख्याल रखें, और यहाँ पे IMM एंड DDD का ख्याल रखना है। अब सपोज मैं आप लोगों को डिफरेंट MCQs बताता हूँ जो बॉयल्स लॉ में पॉसिबल है, एमडिकेट पॉइंट ऑफ व्यू, ईटा पॉइंट ऑफ व्यू, नस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, या वैसे भी बोर्ड एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है। अब आप लोगों ने मेरे साथ हेल्प करना है। सपोज अगर मैं कह देता हूं कि जी प्रेशर जो है, सपोज एट कांस्टेंट टेम्परेचर इफ प्रेशर इज इंक्रीज 2 टाइम, कांस्टेंट टेम्परेचर्स पे अगर प्रेशर को इंक्रीज किया जाए 2 टाइम्स, देन व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो फिर बताए वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए किन के बीच रिलेशन है, P एंड V के दरमियान रिलेशन है, P एंड V। लेकिन आपको पता है बॉयल्स के मुताबिक कि PV का जो रिलेशन है वो इनवर्स है, मींस एक जितना बढ़ रहा है दूसरा उतना ही कम होगा। प्रेशर कितना बढ़ रहा है 2 टाइम, तो आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कर ले प्रेशर्स को, तो व्हाट विल बी द वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एक जितना बढ़ रहा है दूसरा उतना कम होगा, तो कम को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं बाय 2। So what will be the volume? So the final volume will be equal to V divided by 2. V divided by 2. ऑप्शन दी हुई है, सपोज एक दिया हुआ है हाफ, दूसरा दिया हुआ है डबल, तीसरा दिया हुआ है 4 टाइम, चौथा दिया हुआ है ऑल ऑफ दीज। तो आपका कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? सो ऑप्शन नंबर 1 जो है दैट इज हाफ। अगर सपोज ये 2 टाइम प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम 2 टाइम डिक्रीज होगा अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। तो प्रेशर इंक्रीज है सो मल्टीप्लाई, वॉल्यूम डिक्रीज है सो डिवाइड, सो द वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम विल बी व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू V by 2, दैट इज हाफ। आप लिख सकते हैं V by 2 को, दैट इज कॉल्ड हाफ। एक और MCQs which is very important, MDK point of view, eta point of view and so on. At constant temperature again, अगर प्रेशर्स को इंक्रीज किया जाए,
8 टाइम इंक्रीज किया जाए, 2 की बजाय अगर मैं प्रेशर्स को इंक्रीज कर लूं बाय 8 टाइम, so what will be the final volume? So then what will be the volume of the gas? वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या होगा अगर प्रेशर्स को 8 टाइम इंक्रीज किया जाए? सो अगेन पीवी के दरमियान रिलेशन है, सो दैट इज बॉयल्स लॉ, दैट इज इनवर्स। अगर प्रेशर कितना टाइम इंक्रीज कर दिया? 8 टाइम, तो वॉल्यूम 8 टाइम डिक्रीज होगा। सो व्हाट विल बी द फाइनल वॉल्यूम? द फाइनल वॉल्यूम विल बी V by 8। फाइनल वॉल्यूम क्या होगा? ऑप्शन कौन सा ठीक होगा? V by 8 ठीक होगा। बहुत सारे ऑप्शन दिए होंगे, अगेन यही दिया है, हाफ, डबल, 4 टाइम, ऑल ऑफ दीज की जगह सपोज उन्होंने दिया है V by 8, तो आपका कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? V by 8 ही ठीक होगा। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना आसान है। अगर आपको IMD का पता है कि अगर एक जितना इंक्रीज हो रहा है सो मल्टीप्लाई, दूसरा उतना ही डिक्रीज होगा, सो डिवाइड, आपका ऑप्शन खुद बहुत निकल आएगा। बगैर ऑप्शंस पढ़ के, बगैर ऑप्शन देख के आपका ऑप्शन खुद बहुत निकल आएगा। इसी तरह अगर मैं एक और MCQs दे दूं कि सपोज अगर टेम्परेचर्स को ऑफ द गैस को हम 2 टाइम इंक्रीज कर दे, जरा MCQs पढ़ें। अगर टेम्परेचर ऑफ द गैस 2 टाइम इंक्रीज कर दे और प्रेशर्स को 4 टाइम डिक्रीज कर दे, टेम्परेचर ऑफ द गैस 2 टाइम इंक्रीज कर दे और प्रेशर्स को 4 टाइम डिक्रीज कर दे। टेम्परेचर इंक्रीज करना है 2 टाइम, प्रेशर को 4 टाइम डिक्रीज करना है, इसको इंक्रीज करना है और इसको 4 टाइम डिक्रीज करना है। सो व्हाट विल बी द वॉल्यूम? वॉल्यूम क्या होगा? सो आप जरा आए चार्ल्स के मुताबिक क्या रिलेशन है T डायरेक्टली टू TV के दरमियान? पहले रिलेशन बताते हैं, दैट इज डायरेक्ट। टेम्परेचर क्या किया है? 2 टाइम इंक्रीज किया है, सो 2 टाइम इंक्रीज मल्टीप्लाई होता है, सो आप लिख दे 2 टाइम इंक्रीज। तो बताए अगर टेम्परेचर इंक्रीज है तो वॉल्यूम क्या होगा? चूंकि चार्ल्स में आपने पढ़ा है वो भी इंक्रीज होगा, सो IM से दोनों को मल्टीप्लाई करना है उतना, सो आप ये लिख दे 2V, 2T विल बी इक्वल टू 2V। लेकिन आगे क्या कह रहा है? आगे जरा देखिए, आगे कह रहा है कि अगर प्रेशर्स को, आगे प्रेशर वॉल्यूम्स के दरमियान रिलेशंस है, दैट इज इनवर्स व्हिच इज नोन एज चार्ल्स लॉ। अगर प्रेशर्स को 4 टाइम डिक्रीज किया जाए, मुझे बताया डिक्रीज को हम किससे करेंगे? डिवीजन से। प्रेशर्स को अगर 4 टाइम डिक्रीज किया जाए सो P by 4, सो व्हाट विल बी द वॉल्यूम? तो वॉल्यूम होगा इंक्रीज, सो 2V मल्टीप्लाइड बाई 4। देखिए ये प्रेशर डिक्रीज हुआ है, तो सारी बात है जब प्रेशर डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। इसको हम कह सकते हैं डिक्रीज डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। अगर प्रेशर सपोज डिक्रीज हो रहा है तो डिवाइड कर ले उस पे, लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो मल्टीप्लाई कर दे। प्रेशर चूंकि डिक्रीज हो रहा है सो P by 4, तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, सो वो 2V से 4 पे चला जाएगा। सो इसका जवाब क्या है? दैट इज इक्वल टू 8V। आंसर क्या आता है? सो 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 8, सो 8V। अब आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए होंगे। ऑप्शन नंबर 1 दिया होगा 4V, ऑप्शन नंबर 2 दिया है हाफ, ऑप्शन नंबर 3 दिया है दैट इज 6V, एंड ऑप्शन नंबर 4 दिया है दैट इज 8V। सो विच वन ऑप्शन इज करेक्ट? दैट इज 8V। देखिए व्यूअर्स कितना आसान है, लेकिन अगर आपको इस चीज का पता है DDM, IMD, IMM एंड DDD का अगर आपको पता है कि जी इनके बीच इनवर्स रिलेशन है, इनके बीच डायरेक्ट रिलेशन है, तो MCQs जैसा भी आए आप विद इन नो मिनट्स, मतलब विद इन सेकंड्स आप इसको हल कर सकते हैं। इसी तरह अगर सपोज एक और बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है जो 2010 में आया था कि अगर सपोज इसी तरह कि अगर सपोज अगेन टेम्परेचर्स को अगर सपोज
2 टाइम डिक्रीज कर ले, टेम्परेचर सपोज अगर 2 टाइम डिक्रीज कर दे और प्रेशर्स को अगर हम 4 टाइम इंक्रीज कर दे, सो व्हाट विल बी द फाइनल वॉल्यूम? सो वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या होगा? सो पहले रिलेशन हम बताते हैं टी वी के बीच अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ कि जी टेम्परेचर 2 टाइम डिक्रीज होता है, सो टी डिवाइडेड बाई 2, सो जब टेम्परेचर डिक्रीज तो वॉल्यूम भी उतना ही डिक्रीज होगा, सो वी बाई 2। इसी तरह अब नेक्स्ट रिलेशन बता रहे हैं पी वी के बीच, पी सपोज 4 टाइम इंक्रीज हो रहा है, सो 4p, तो वॉल्यूम क्या होगा? 4 टाइम डिक्रीज होगा। अगर सपोज ये 4 टाइम इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम 4 टाइम डिक्रीज होगा, सो v बाई 2 डिवाइडेड बाई 4, सो दैट इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाई 8। सो कौन सा ऑप्शन ठीक है? सपोज यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपने कौन से ऑप्शन को टिक करना है? v बाई 8 को। क्यों करना है? क्योंकि सपोज देखिए कितना मुश्किल लग रहा है। अगर सपोज आपसे कोई पूछे कि एक गैस का टेम्परेचर हम 2 टाइम डिक्रीज कर दे और इसके प्रेशर को 4 टाइम इंक्रीज कर दे, सो व्हाट विल बी द वॉल्यूम? तो बताए वॉल्यूम क्या होगा? तो आप आसमानों में देख के कहेंगे कि यार टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर 4 टाइम इंक्रीज हो रहा है, तो अब मैं कैसे कर दूं? तो कितना आसान है। अगर सपोज आपको चार्ल्स का रिलेशन पता है, अगर आपको बॉयल्स का रिलेशन पता है, तो ये एमसीक्यूज विद इन 4 सेकंड में भी हो सकता है। तो बेटा ये जो एमसीक्यूज मैं करा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ईच पॉइंट ऑफ व्यू से एंड सो। लेकिन इन्हीं एमसीक्यूज कराने से पहले आपने मेरा लेक्चर जरूर देखना है अकॉर्डिंग विच इज बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, और जो तीसरा दिया था मैंने दैट इज एवोगैड्रो लॉ। अगर एवोगैड्रो लॉ को फिलहाल आप साइड भी कर दें, लेकिन बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को जरूर देखें। फिर बॉयल्स चार्ल्स लॉ वो उधर सीखना है, जैसा मैंने पढ़ाया है वो ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपने फिलहाल 2 काम करने हैं। एक काम आपने फर्स्ट ईयर में बोर्ड से मार्क्स लेने हैं, तो वो चीज़ ज़रूरी है, जैसा मैंने पढ़ाया है उस तरह आपने सीखना है, उस तरह आपने पेपर में लिखना है। लेकिन दूसरा जो पोर्शन मैं बॉयल्स चार्ल्स लॉ के मुताबिक कर रहा हूँ, ये बेटा आपका एफईसी की बात जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा, एमडीकेट होगा या ईटा होगा, जो भी होगा, ये उसी लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपने एग्ज़ाम की तैयारी भी करनी है और आपने साथ साथ एमडीकेट ईटा की तैयारी भी करनी है। और ये बात बेटा व्यूअर्स मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम के लिहाज से बच्चे को तैयार करना और एमडीकेट ईटा के लिहाज से तैयार करना, ये टीचर्स के लिए 2 अलग अलग चीज़ें हैं। अगर सपोज एक टीचर कहता है कि एक ही लेक्चर्स में मैं बेटे को एग्ज़ाम के लिए भी तैयार कर रहा हूँ, मैं एमडीकेट के लिए भी तैयार कर रहा हूँ, इट्स इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। तो हमारा जो फिलहाल फोकस है वो एग्ज़ाम की तैयारी के लिए होता है। लेकिन मैंने सोचा चलो साथ साथ आप लोग एमडीकेट वगैरह की तैयारी भी शुरू कर दें, ईटा की तैयारी भी शुरू कर दें, या वो बच्चे जो एफईसी कर चुके हैं तो वो इस लेक्चर्स को ज़रूर देखिए। आप कैसे जो है ना विद इन ट्रिक्स आप एमसीक्यूज़ हल कर सकते हैं बॉयल्स से या चार्ल्स से, जो भी एमसीक्यूज़ आए। आगे भी हम जाते हैं क्योंकि व्यूअर्स ये मैं आप लोगों को बताऊं, आई एम ईटा इंस्ट्रक्टर, एमडीकेट इंस्ट्रक्टर, या प्यास में जितने भी एमसीक्यूज़ आते हैं, नस्ट में जो भी एमसीक्यूज़ है, अगर आप मेरे साथ टच रहेंगे, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, कमेंट्स कर दे, फीडबैक ज़रूर देना है। क्योंकि अगर आप मेरे साथ टच रहेंगे, इसी तरह एमडीकेट की तैयारी के लिए या ईटा की तैयारी के लिए मैं चैलेंज करता हूं कि एमडीकेट हो, ईटा हो या प्यास, जो भी टेस्ट हो, आप बहुत अच्छे नंबरों से पास करके आएंगे। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आपने लेक्चर्स के साथ 30, 35 मिनट, 40 मिनट मेरे साथ टच रहना है कि किस तरह आपने ट्रिक सीखने हैं और उसी ट्रिक के थ्रू आपने आगे एमसीक्यूज़ हल करने हैं। इसी तरह सपोज अगर आपसे एमसीक्यूज़ पूछा जा सकता है, इस चीज़ को मैं ज़रा मिटा रहा हूँ, आपसे पूछा जा सकता है कि जी अगर सपोज वॉल्यूम को हम 2 टाइम इंक्रीज कर दे,
वॉल्यूम को 2 टाइम इंक्रीज कर दे, सो व्हाट विल बी द डेंसिटी। तो आपको पता है डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। इसका मतलब है कि डेंसिटी और वॉल्यूम का आपस में रिलेशन बॉयल्स की तरह इनवर्स ही है। तो एक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो इंक्रीज हो रहा है, सेकंड डिवाइड करना पड़ेगा उतने पे जो डिक्रीज हो रहा है। सो वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो रहा है, सो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है 2 टाइम्स। सो मैंने मल्टीप्लाई किया तो सारी बात है डेंसिटी उतना डिक्रीज हो रहा है, सो डिवाइड कर ले। सो व्हाट विल बी द डेंसिटी विल बी हाफ। सो बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, किसी में हाफ लिखा होगा, किसी में डबल लिखा होगा, किसी में 4 टाइम एंड सो, लेकिन आपने कौन से ऑप्शन को टिक करना है जिसमें हाफ लिखा है। क्यों? क्योंकि अगर ये 2 टाइम इंक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी 2 टाइम डिक्रीज हो रही है, क्योंकि इनवर्स है। तो एक को मल्टीप्लाई कर ले, सेकंड को डिवाइड कर ले, आपका एमसीक्यूज हल हो जाएगा। बात समझ आ रही है ना सबको? सो द डेंसिटी विल बी व्हाट, द डेंसिटी विल बी 2 टाइम डिक्रीज, द डेंसिटी विल बी 2 टाइम डिक्रीज। इसके अलावा और भी एमसीक्यूज पूछा जा सकता है, इस चीज को मैं मिटा रहा हूं, लेकिन ये जरूर याद रखें DDM क्या होता है, IMD क्या होता है, IMM एंड DDD क्या होता है। ये चीज आप इस्तेमाल कर सकते हैं चार्ल्स में, और ये चीज आप इस्तेमाल कर सकते हैं बॉयल्स में। ये चार चीज जरूर सीखें। क्या करना है इंक्रीज के साथ, इंक्रीज पैरामीटर्स के साथ मल्टीप्लिकेशंस करना है, और डिक्रीज पैरामीटर के साथ डिविजन्स करना है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है डिफरेंट ग्राफ्स के मुतालिक कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सपोज अगर आपसे क्वेश्चन कर लें डिफरेंट बॉयल्स, देखिए मैंने बहुत डिटेल में डिफरेंट ग्राफ्स ऑफ द बॉयल्स लॉ को एक्सप्लेन किए हैं, और मैंने बहुत डिटेल में चार्ल्स लॉ का ग्राफ भी एक्सप्लेन किया है। चार्ल्स लॉ के ग्राफ को मैंने 2 लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जरूर देखिए चार्ल्स लॉ को। इसके अलावा बॉयल्स लॉ एक ही लेक्चर्स में मैंने पूरा लॉ कवर किया था, और मुझे याद है मैंने बॉयल्स लॉ का डिफिनीशंस के साथ एंड तक पूरे ग्राफ भी डिस्कस किए, वो ग्राफ जरूर देखें। आपसे पूछा जा सकता है ग्राफ के मुतालिक एमसीक्यूज में कि सपोज बताएं कि ये सपोज ग्राफ है P इनवर्स टू V। अब मैंने बताया था कि जो ग्राफ इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी का होता है वो कर्व्ड होता है, लेकिन इस ग्राफ कर्व्ड को हम क्या कहते हैं, ये नाम जरूर याद रखना। इसको मैंने नाम दिया था, अगर आप लोगों को याद हो, दैट इज हाइपरबोला। और इसके अलावा मैंने इसको नाम दिया था, अगर याद है, दैट इज कॉल्ड आइसोथर्म। आइसोथर्म इसलिए कहा था कि ये दोनों सेम हीट, कि ये पूरा कर्व्ड एक ही टेम्परेचर्स पे बनता है, ये भी एक ही टेम्परेचर्स पे, सो दैट इज आइसोथर्म आल्सो कॉल्ड। सपोज ये ग्राफ आपको दिया है कि जी दे आर आइसोथर्म, बताए किस कर्व का टेम्परेचर ज्यादा होगा, आया T1 ज्यादा होगा या T2 ज्यादा होगा। तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक बता दूं। ये वीवर्स याद रखिए कि P डायरेक्टली टू TB है और V डायरेक्टली टू TB है, मतलब दोनों का आपस में रिलेशन डायरेक्ट है। बेशक आप एक जगह पे P कांस्टेंट ले लें तो V के साथ आप टेम्परेचर का रिलेशन बता सकते हैं, या V कांस्टेंट ले लें आप T के साथ भी बता सकते हैं। सपोज पहले केस में मैं P कांस्टेंट ले रहा हूं तो V के साथ आपको बताऊंगा जी किसका टेम्परेचर ज्यादा है। सपोज इस प्रेशर्स पे ये जरा देखिए, प्रेशर ऑफ द बोथ कर्व इज दैट, इस कर्व का भी यही प्रेशर है और इसका भी वही प्रेशर्स है, लेकिन इसी सेम प्रेशर्स पे इस कर्व का वॉल्यूम ये है और इसका वॉल्यूम ये है, और वॉल्यूम इस साइड पे इंक्रीज हो रहा है। तो बताइए किसका वॉल्यूम ज्यादा है, T1 वाले का, T2 वाले का। T1 वाले का वॉल्यूम ज्यादा है तो वॉल्यूम ज्यादा, सो टेम्परेचर भी ज्यादा। सो आप कह सकते हैं कि T1 इज ग्रेटर देन T2। बात समझ आ रही है ना सबको? या इसको आप यूं भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जरा इधर फोकस कर दें, यूं भी कर सकते हैं, अगेन P एंड V
that is curved, that is T1 and that is T2. अब सपोज मैं वॉल्यूम कांस्टेंट लेता हूं तो P का आपको पता होना चाहिए टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन दे रहा है। सपोज इस प्रेशर्स पे आई एम सॉरी, सपोज इस वॉल्यूम पे, ये देखिए वॉल्यूम है, दैट इज वॉल्यूम विच इज सेम फॉर बोथ द कर्व T1 एंड T2। इस सेम वॉल्यूम्स पे इस कर्व का प्रेशर ये है, लेकिन इस कर्व का जो प्रेशर है वो यही है, प्रेशर ऊपर बढ़ रहा है, आपको पता ही है। अब दोनों का वॉल्यूम तो सेम है इस पॉइंट पे बोथ द कर्व, लेकिन इस वॉल्यूम्स पे यही प्रेशर है, इस वॉल्यूम्स पे प्रेशर यही है। तो किसका प्रेशर ज्यादा है, नीचे वाले का, ऊपर वाले का, ऊपर वाले का? ऊपर वाला कर्व किसका है? T1 है, T2 T1 है। सो अगेन आप कह सकते हैं कि जब प्रेशर ज्यादा है तो टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। सो T1 इज ग्रेटर देन T2। सो आपसे पूछा जा सकता है कि isotherm for against T2 temperature is K1, what is the relation between T1 and T2? तो आपको पता होना चाहिए कि इनके बीच क्या रिलेशन है। तो यही रिलेशन है, ये आपको ग्राफ के बारे में पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है, इस चीज़ को मैं मिटा रहा हूँ या इधर ही सपोज इसको हल कर लेते हैं। सपोज आपसे पूछा जा सकता है, मैंने ग्राफ के मुतालिक मुख्तलिफ डेफिनेट एमसीक्यूज आपको एक्सप्लेन किए थे, अगर आपको याद है तो मज़ीद फिर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ग्राफ के मुतालिक जितने भी एमसीक्यूज हैं वो मैंने लेक्चर्स में सारा डिटेल में बयान किया था। आप उस लेक्चर्स में जाए, ग्राफ ऑफ द बॉयल्स लॉ देखिए, वहाँ कौन से एमसीक्यूज डिफरेंट ग्राफ्स के बारे में पॉसिबल है, तो वो फिर आप बता सकते हैं कि जी कौन कौन से एमसीक्यूज और इसको कैसे हल करेंगे। और मैंने ट्रिक भी समझाया था, जैसे ये समझा दिया उस तरह उधर भी ट्रिक समझाया है। इसके अलावा पॉसिबल है एक लास्ट एमसीक्यूज करते हैं। पॉसिबल है कि सपोज अगर कोई कह दे कि प्रेशर जो है दैट इज 500 और इसी प्रेशर पे जो वॉल्यूम है दैट इज सपोज 300। अगर प्रेशर्स को इंक्रीज किया जाए 100 times, so then what will be the volume? तो बताए फिर वॉल्यूम क्या होगा। वंस अगेन आपसे पूछा जा सकता है कि एक गैस है जिसका प्रेशर 500 atm है, लेकिन इसी प्रेशर पे जो गैस का वॉल्यूम है दैट इज 300 cm क्यूब। अगर मैं प्रेशर्स को ऑफ दैट गैस 500 से 100 टाइम इंक्रीज कर दूं, मतलब 100 atm इंक्रीज कर दूं, तो बताए फिर उसका वॉल्यूम क्या होगा, 300 होगा या इससे कम होगा या इससे ज़्यादा होगा। तो इसके लिए भी आपको ट्रिक आना चाहिए। किस तरह आप इस एमसीक्यूज को हल कर सकते हैं ज़रा देखिए। P V के दरमियान रिलेशंस है, तो P और V जो है ये याद रखिए बॉयल्स के मुताबिक ये इनवर्स है। ज़रा आए क्या कहता है, ये कहता है कि सपोज अगर प्रेशर 500 हो तो इस पे वॉल्यूम 300 होता है। मैं लिखता हूं 500 atm प्रेशर्स पे जो वॉल्यूम है दैट इज 300। आगे कहता है कि अगर मैं प्रेशर्स को 500 से 100 टाइम इंक्रीज कर दूं तो मैं यूं कर लूंगा कि 500 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो बताए इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो याद रखिए अगर प्रेशर 100 टाइम इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम 100 टाइम डिक्रीज होगा। सो इसलिए आप इसको 100 पे डिवाइड कर ले, इधर 100 पे मल्टीप्लाई कर ले तो इधर 100 पे डिवाइड कर ले। सो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। सो दैट इज इक्वल टू 3/1। सो जो प्रेशर है अगर उसको 100 टाइम इंक्रीज किया जाए 500 से, तो वॉल्यूम जो है वो 300 से डिक्रीज हो जाएगा, कितने पे आ जाएगा, 3/1 पे। किस तरह हो गया, देखिए प्रेशर 500 था, अगर इसको 100 टाइम इंक्रीज कर लिया जाए तो मैंने मल्टीप्लाई किया
तो वॉल्यूम चूंकि 500 पे 300 था, तो बताए 100 पे इंक्रीज से वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो मैंने डिवाइड कर दिया, सो दे विल कैंसल, सो द फाइनल वॉल्यूम विल बी व्हाट, सो दैट इज 3/1। तो ऑप्शन में बहुत कुछ लिखा होगा, एक में लिखा होगा 2/1, दूसरे में लिखा होगा 3/1, 4/1 एंड 5/1। तो आपने कौन से ऑप्शन को टिक करना है, दैट इज 3/1। मतलब आपने इसको किस तरह कर दिया, तो आपको अगर वो ट्रिक मालूम है तो आप आराम से एमसीक्यूज जैसे भी आ जाए, आप आराम से विद इन सेकंड इसको हल कर सकते हैं बगैर कैलकुलेटर के। देखिए, अगर आप मेरे साथ टच रहेंगे तो आपको कोई कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। याद रखिए, केमिस्ट्री की जितनी भी एमसीक्यूज होते हैं वो बगैर कैलकुलेटर्स के। अगर कोई एक बच्चा सपोज 5 मिनट में एक एमसीक्यूज हल करता है विद कैलकुलेटर, आप उस एमसीक्यूज को विदाउट कैलकुलेटर 5 सेकंड में हल करेंगे। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि मेरे लेक्चर्स के साथ मेरे साथ आपने टच रहना है, क्योंकि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं वो नहीं कह रहा, मैं ये दावे से कह रहा हूं कि आई एम एमडीकेट इंस्ट्रक्टर, ईटा इंस्ट्रक्टर, नस्ट इंस्ट्रक्टर, आप जो भी कह दे। मतलब एमसीक्यूज को आप विद इन सेकंड हल करेंगे। लेकिन अगर आप मेरे लेक्चर्स को तवज्जो से सुने और इसको आप आधा घंटा 40 मिनट हर लेक्चर्स को देंगे, तो खास करके वही लेक्चर जो मैं एमसीक्यूज जिसके बता रहा हूं, हमेशा याद रखिए, मैं पहले थ्योरी पढ़ाऊंगा 2-3 टॉपिक थ्योरी पढ़ा के उसके बाद मैं उसके एमसीक्यूज कराता हूं। तो अगर आप एफईसी कर चुके हैं तो आपको उस लेक्चर की देखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ट्रैक पे आ जाए, एमसीक्यूज पे आ जाए, आपको कोई मसला नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर आप लेक्चर देखना चाहते हैं तो आप देख ले। लेकिन जो बाकी बच्चे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, वो लेक्चर ज़रूर कोड कर दे, याद कर दे, लेकिन साथ साथ ये एमसीक्यूज वाला भी ज़रूर देखे, क्योंकि एफईसी के बाद इतना टाइम आपको नहीं मिलता कि जी आप विद इन 2 मंथ्स के अंदर आप एमसीक्यूज की तैयारी कर दे। यही टाइम है आपके पास, 2 साल, आपने नंबर भी लेने हैं और आपने एमसीक्यूज की तैयारी भी करनी है। अगर आप हमारे साथ सिस्क तालागंग यूट्यूब चैनल में टच रहेंगे तो याद रखिए, जितनी भी टेस्ट में एमसीक्यूज आते हैं, केमिस्ट्री के हवाले से बात कर रहा हूं, तो ये सारे एमसीक्यूज आप सेकंड में ही हल कर लेंगे। और लास्ट पे आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैंने यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है अपना, जाहिद केमिस्ट ट्रिपल सी के नाम से, और ये सारे जितनी भी लेक्चर्स है ये मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो केमिस्ट्री के सारे लेक्चर्स आपको जाहिद केमिस्ट ट्रिपल सी में आपको मिल सकते हैं। फिलहाल तो ये सारे लेक्चर्स इस तरह का यूट्यूब चैनल जो आप लोग देख रहे हैं, सब्सक्राइब किया होगा, ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, उसी में आपको मिलता है। लेकिन उसमें सारे सब्जेक्ट्स के मिलते हैं, केमिस्ट्री के भी इसी तरह मिलेंगे, लेकिन केमिस्ट्री के अलग